नमस्कार, मैं भवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय 2 परमाणु संरचना पर अध्ययन करने हेतु आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं। परमाणु संरचना के व्याख्यान 1 में हमने परमाणु के मूल कणों की खोज और उनके लक्षण तथा थॉमसन के परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था। आज व्याख्यान 2 में हम परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, जिनमें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या, तत्व की परमाणु क्रमांक क्या होता है और तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तत्वों का निरूपण कैसे किया जाता है और समस्थानिक एवं संभारिक, इन बिंदुओं पर आज के इस व्याख्यान 2 में हम चर्चा करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का। रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। सोने की पतली पन्नी को एकदम चौकोर आकार में ले लें और उस पर अल्फा कण गिराए गए। उनका अध्ययन रदरफोर्ड ने जब किया तो इस प्रकार की चित्र के अनुसार उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराए होंगे। इसका मतलब सोने की पतली पन्नी जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम परमाणु कहते हैं, तो वो परमाणु से टकराए होंगे। किसी परमाणु से टकराने पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या निष्कर्ष निकाले गए, वह इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। अल्फा कण क्या होते हैं यह हम पिछले व्याख्यान में जान चुके हैं कि यह अल्फा प्लस प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इन पर 2 यूनिट धनावेश होता है तथा इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। ये हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। जब ये स्वर्ण धातु की पतली पन्नी से टकराए तो किसी एक परमाणु पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए, एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा लगाया गया है और उससे पहले यह परमाणु है जो स्वर्ण धातु की पतली पन्नी का, जिस पर अल्फा कण गिरे। अधिकांश अल्फा कण इस पतली पन्नी को पार करके, अर्थात परमाणु को पार करके चले गए, जिससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। इन अल्फा कणों को इस डायग्राम में ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये वाले दोनों और ये वाले। ये सीधे सीधे टकरा करके निकल गए और इस पर्दे पर जाकर इन्होंने यहां पर चमक उत्पन्न की, जिससे पता चलता है कि अपनी सीधी रेखा में आर पार चले गए, जिससे पता लगा कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, खोखला है, खाली है। ये वाले अल्फा कण कुछ एंगल बनाकर अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए और नाभिक से दूर की ओर हट गए। किधर हट गए? नाभिक से दूर की ओर हट गए। इससे यह पता चलता है कि चूंकि अल्फा कण धनावेशित थे, उनके ऊपर धनावेश था और ये इस केंद्र बिंदु से दूर की ओर विक्षेपित हुए हैं, प्रतिकर्षित हुए हैं। अतः जब ये धनावेश है तो निश्चित रूप से यह धनावेश होगा, तभी प्रतिकर्षण हुआ है। यदि यह ऋणावेश होता तो ये अपने मार्ग से नाभिक के पास आते या नाभिक में ही गिर जाते या नाभिक की दीवारों से छूकर निकल जाते। चूंकि प्रतिकर्षित हुए हैं, इससे पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, जो यहां से निकला। दूसरा पॉइंट यहां से आया कि परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म धनावेशित भाग स्थित है। क्यों? क्योंकि कुछ अल्फा कण केंद्र से दूर की ओर प्रतिकर्षित हो गए, जिन्होंने यहां पर जाके पर्दे पर चमक उत्पन्न की। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु के केंद्र से 90 अंश के कोण पर या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए हैं। इनकी संख्या काफी कम थी, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग है वह अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। उसके अतिरिक्त जो ब्लैक कलर के हमने दिखाई अल्फा कण, ये जो सभी अल्फा प्लस प्लस हैं, वो अपने मार्ग पर 180 अंश के कोण पर ही, उसी मार्ग पर दिखाना पड़ा है इसको अलग, बल्कि वो उसी मार्ग पर वापस लौट आए। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में स्थित धनावेशित भाग बहुत सघन एवं दृढ़ है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्र में एक ऐसे अति सूक्ष्म भाग की खोज की, पता लगाया जो धनावेशित है और सघन एवं दृढ़ है, जिसे नाभिक कहा गया। इसकी परिभाषा किस प्रकार की गई? तो परमाणु के केंद्र में स्थित अति सूक्ष्म भाग, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। इस प्रकार नाभिक की खोज इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने की।
रदरफोर्ड ने इस अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग को आधार मानते हुए परमाणु के नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किया। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की चर्चा करते हैं अगले टॉपिक में। आइए परमाणु का नाभिकीय मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से परमाणु के नाभिकीय मॉडल का जन्म हुआ। इस मॉडल की प्रमुख बातें निम्नवत हैं। पहली बात यह, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, अर्थात उसके ऊपर कोई प्लस या माइनस किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, वह आवेश रहित है। नंबर 2, परमाणु का केंद्रीय भाग जो अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है और उस स्थान में परमाणु का कुल धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, नाभिक कहलाता है। जैसा कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ था, जिसमें नाभिक की खोज हुई थी, उसमें हमें पता चला था कि परमाणु के केंद्र में स्थित वह धनावेशित भाग जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग कुल द्रव्यमान संचित रहता है, इकट्ठा रहता है, निहित रहता है, परमाणु का नाभिक कहलाता है। तो नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है और यह परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान को घेरे होता है। तीसरा यह है कि परमाणु इस प्रकार हमें समझ में आता है कि परमाणु दो भागों से निर्मित है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इस प्रकार समझ में आता है कि परमाणु दो भागों से निर्मित है। एक तो परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें समस्त धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान निहित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, यानी फर्स्ट तो धनावेशित नाभिक, और सेकंड नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र। यदि हम परमाणु को इस प्रकार, परमाणु के केंद्र में इस प्रकार धनावेश को मान लें, ये अति सूक्ष्म भाग है, तो परमाणु इस प्रकार गोलाकार है, तो परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला पॉइंट आता है नाभिक की त्रिज्या। इस नाभिक की त्रिज्या जो धनावेशित है 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि की होती है तथा पूरे परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसका मतलब परमाणु की तुलना में परमाणु का नाभिक बहुत छोटा होता है। अगला पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर, यानी नाभिक से थोड़ी दूरी पर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कक्षाओं का स्पेसिफिकेशन यहां नहीं है। क्या कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात परमाणु में नाभिक के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो नाभिक के भीतर पाए जाने वाले धनावेशित यूनिट्स की संख्या के बराबर होंगे, जिससे परमाणु विद्युत उदासीन हो जाता है। किसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में पाए जाने वाले धनावेशित यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अगला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन, जब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, तो अब यह इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इस नाभिक पर के भीतर होता है धनावेश और इस इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। अतः नाभिक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल आरोपित करता है। क्या करता है? इस प्रकार से नीचे की ओर, यानी नाभिक की ओर एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इस आकर्षण बल को इलेक्ट्रॉनों के रोटेशन से उत्पन्न, इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल संतुलित कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यह बातें रदरफोर्ड ने बताई। परमाणु के इस मॉडल की तुलना, अर्थात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की जाती है। रदरफोर्ड ने बताया जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल की कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। आइए देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष। तो आइए अब देखते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां अर्थात दोष। रदरफोर्ड ने परमाणु का जो मॉडल प्रस्तुत किया, उस परमाणु के नाभिकीय मॉडल में कुछ दोष पाए गए। वे दोष निम्नवत हैं।
नंबर 1, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में तीव्रगामी गति करते हैं, किंतु क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, अर्थात उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। जब उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा तो उसके चक्कर लगाने वाली कक्षा की त्रिज्या छोटी होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि परमाणु अविनाशी है, परमाणु कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः रदरफोर्ड का यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। कैसे? आप देखिए, आवेशित नाभिक है और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत कहता है कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा। तो जब वो ऊर्जा का ह्रास करेगा तो उसकी कक्षा इस प्रकार छोटी होती जाएगी और अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि यह परमाणु के संदर्भ में कतई संभव नहीं है। इस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा पॉइंट क्या है कि रेखीय स्पेक्ट्रम से संबंधित पॉइंट है। यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। अतः रदरफोर्ड का यह मॉडल परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तीसरा पॉइंट है, इस मॉडल से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहां और किन कक्षाओं में स्थित होते हैं, अर्थात इसमें कक्षाओं को स्पेसिफाई नहीं किया गया। यह नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा के हैं और किस ऊर्जा की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, रहते हैं, स्थित होते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल असफल रहा। अब आगे के व्याख्यानों में हम बोर का परमाणु मॉडल और आधुनिक परमाणु मॉडलों का अध्ययन करेंगे। अभी हमने अध्ययन किया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और उसके दोष। अब देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जितने तत्व ज्ञात हैं उन सभी तत्वों को उनका क्रमांक दिया गया, जिसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आपने कक्षा 10 में तत्वों की आवर्त सारणी को अध्ययन किया होगा। तत्वों की दीर्घाकार आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था। परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित धनावेशित यूनिटों की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन कैसे करेंगे? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेशित यूनिटों की संख्या के बराबर होता है। इसे Z से प्रकट करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक में धनावेशित यूनिट के रूप में प्रोटॉन पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन। तो इस धनावेशित नाभिक के अंदर जो नाभिक का धनावेश है वह प्रोटॉनों के धनावेश के कारण ही होता है। अतः प्रोटॉन अगर इसमें 5 हैं तो इसका मतलब इसके पास 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब हुआ इसका परमाणु क्रमांक भी 5 होगा। तो एक फॉर्मूला बनता है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। हम भी जानते हैं कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं धनावेशित, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धनावेशित प्रोटॉन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश को संतुलित कर देते हैं और परमाणु कुल रूप में धनावेशित होता है। परमाणु कुल रूप में विद्युत उदासीन होता है। माफ कीजिएगा, कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इसमें धनावेशित प्रोटॉन 5 हैं तो इसका मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में 5 ही होंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला संक्षिप्त में ऐसे भी बन सकता है कि Z = P = E, क्योंकि P प्रोटॉन का सिंबल है, E इलेक्ट्रॉन का सिंबल है और Z एटॉमिक नंबर का सिंबल है। तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक
कहते हैं। जिस प्रकार से कक्षा में बच्चों के रोल नंबर होते हैं और वो रोल नंबर अल्फाबेटिकल सिस्टम से बनाए जाते हैं, ABCD के आधार पर बनाए जाते हैं, उसी प्रकार इन तत्वों के भी क्रमांक होते हैं जिन्हें एटॉमिक नंबर कहा गया। एटॉमिक नंबर कहा गया और ये एटॉमिक नंबर किस प्रकार से बनते हैं? नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या से बनते हैं। तो बड़ा सरल है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितने प्रोटॉन उतना ही उसका परमाणु क्रमांक। क्योंकि कभी भी प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती, चाहे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, चाहे धनायन बने, चाहे ऋणायन बने, किसी भी परिस्थिति में प्रोटॉन अपरिवर्तित रहते हैं। अतः प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक का निर्धारण करती है। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया Z = P = E। इसी प्रकार अब अगला देखते हैं द्रव्यमान संख्या। इस तत्व के दोनों ही बहुत प्रमुख गुण हैं, एक परमाणु क्रमांक, दूसरा द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अभी हम अध्ययन कर रहे थे कि इस नाभिक के अंदर जो धनावेश है वो प्रोटॉन के कारण है और नाभिक का जो कुल द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन के कारण भी है। किसके कारण है? न्यूट्रॉन के कारण भी है। तो हम ये मान के चलें कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। नाभिक की संरचना किससे होती है? नाभिक की संगठन कैसा होता है कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं संयुक्त रूप से। इन प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या होती है? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है और न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही वास्तव में परमाणु के लगभग कुल द्रव्यमान के को निर्धारित करते हैं। तो हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे कैपिटल A से व्यक्त करते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं A = P+N। A = P+N। जब हमें n ज्ञात करना हो तो हम लिख देंगे n = A - P। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी कराएंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे। और उससे पहले हम जान लें कि तत्व का निरूपण कैसे किया जाता है एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या के सापेक्ष। किसी तत्व का माना संकेत x है तो उसके बाईं ओर नीचे की ओर z अर्थात उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और उसके ऊपर जैसे पावर लगाई जाती है उस टाइप से a अर्थात द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। माना कोई तत्व अगर क्लोरीन है, कौन है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जितने क्लोरीन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है जो कि 17 होती है, तो हम यहां लिखेंगे 17। क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होती है, तो 17 और 18 35, इसलिए इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला बनता है 17Cl35। क्या बनता है? 17Cl35 क्लोरीन के लिए। यदि हम सोडियम के लिए लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Na। क्या लिखेंगे? Na। सोडियम का सिंबल Na होता है और यहां लिखेंगे 11 और ऊपर लिखेंगे 23। तो ये हुआ हमारा सोडियम का सिंबल 11Na23। इस तरह तत्वों को निरूपित किया जाता है, ठीक, जिसमें नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है और परमाणु क्रमांक से हम प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि 11Na23 या 17Cl35 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। अगर हम 11Na23 में करें तो इसमें Z बराबर कितना है? 11, क्योंकि ये नीचे लिखा जाता है Z, और A बराबर कितना है? 23। हम परमाणु क्रमांक के फॉर्मूला से क्या जानते हैं कि Z = P = E। चूंकि Z बराबर 11 है तो सीधा लिख दिया प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। इसका मतलब ये जो सोडियम है Na, कौन है ये? सोडियम है जो Na, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 11 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अगर हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन = A - P, ये फॉर्मूला लगा दिया, तो A का वैल्यू 23 माइनस P की वैल्यू 11, तो न्यूट्रॉन कितने आए? 12। इस प्रकार हम परमाणु के तीनों मूलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें तत्व का कंप्लीट फॉर्मूला पता है, उसके परमाणु क्रमांक पता है, उसकी द्रव्यमान संख्या पता है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मान पता है, तो हम द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और तत्व के निरूपण को आप याद रखिए। अगला हम देखते हैं समस्थानिक और समभारिक।
अब अध्ययन करते हैं समस्थानिक का और समभारिकों का। पहले देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक में हमने तीन बातें जानी इस परिभाषा में कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो कौन कौन सी तीन बातें देखिए, मैं ऐसे एरो लगा के लिख देता हूं। ये एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। दूसरा क्या है, इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और तीसरी बात क्या है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न। कैसे? इन तीन बातों को इन एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को लिखा जाता है 1H1। आपने निरूपण सीखा कि तत्व को कैसे निरूपित करते हैं। नीचे होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर Z इक्वल टू है 1, यहां पर भी Z इक्वल टू है 1, यहां पर भी Z इक्वल टू है 1। क्यों? क्योंकि कभी भी परमाणु क्रमांक किसी एक तत्व के लिए परिवर्तित नहीं होता। यहाँ तीनों ही जगह हाइड्रोजन है। क्या है? H। यहाँ लिखा है एक ही तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन के ऐसे परमाणु जिनके लिए Z का मान समान है 1 1 1, लेकिन ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ समस्थानिक की परिभाषा अप्लाई की बिल्कुल सही पाई गई कि प्रोटियम जिसके लिए A बराबर 1 है, तो ड्यूटेरियम के लिए A यानी द्रव्यमान संख्या 2 है और इसके लिए द्रव्यमान संख्या 3 है। तो इस चार्ट जो बन गया हमारा हाइड्रोजन को लेकर, इससे दो तीन बातें और सामने आई। पहली क्या सामने आई है कि इनके लिए Z का मान समान होता है जो कि 1 है तीनों के लिए। दूसरी बात, A का मान भिन्न भिन्न होता है 1 2 और 3। पहले के लिए 1, दूसरे लिए 2, तीसरे के लिए 3। दूसरी बात, जब Z का मान समान है तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक अगर समान है तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। तो P और E भी समान होगा, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि P इक्वल टू 1 और इलेक्ट्रॉन्स भी तीनों के लिए 1 होंगे। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? भिन्न भिन्न। तो यहां कैसे निकालेंगे? यहां न्यूट्रॉन्स 0 होंगे, 1 - 1 1H1 एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, ध्यान रखना चाहिए। और न्यूट्रॉन इसमें होंगे 2 में से 1 गया 1, और इसमें न्यूट्रॉन होंगे 3 में से 1 कम करेंगे तो 2। इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये हमारे समस्थानिकों के लक्षण भी हो गए। तो ये हमारे लक्षण थे कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त तीन और लक्षण क्या आए कि परमाणु क्रमांक समान है इसलिए प्रोटॉन भी समान होते हैं, P भी समान, इलेक्ट्रॉन भी समान, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान हैं। जब इलेक्ट्रॉन समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा बनेगा। तो इन तीनों ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में एक ही स्थान मिलेगा। तो समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है, यह बात भी हमने स्पष्ट रूप से समझ ली। इसी प्रकार क्लोरीन के समस्थानिकों का एग्जाम्पल देखें। ये है Cl35 और ये है Cl37। इसका परमाणु क्रमांक 17, इसका भी 17 होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, ये 35, ये 37। अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, Z तीनों में समान है, ये हमारी शर्त लागू हो रही है। और A डिफरेंट है, द्रव्यमान संख्या 12 13 14, प्रोटॉन तीनों में 6 6 6, इलेक्ट्रॉन तीनों में 6 6 6, लेकिन न्यूट्रॉन तीनों में डिफरेंट होंगे। इसमें न्यूट्रॉन 6 आएंगे, इसमें न्यूट्रॉन 7 आएंगे, इसमें न्यूट्रॉन 8 आएंगे। तो इस प्रकार हमने सीखा कि समस्थानिकों में क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। जो ऊपर रेड कलर से हमने लिख दी, ये विशेषताएं होती हैं। इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका पर जो नोट्स बनाएंगे तो क्रमबद्ध करेंगे, लिखेंगे। ऑक्सीजन के समस्थानिक आप देख लीजिए, 8 16, 8 17, 8 18। इन्हें ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 के नामों से जानते हैं। ये हमारे समस्थानिकों के लक्षण थे कि समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं समभारिक। अब अध्ययन करते हैं समभारिक का आइसोबार्स।
ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। जैसे यहां लिखा था एक ही तत्व के परमाणु। अगर हमें समस्थानिक और संभारिक में अंतर करना पड़ जाए तो बहुत इजी होता है। आप क्या करिए कि इनकी विशेषताओं को एक और दूसरे की विशेषताओं को दूसरी ओर लिख करके बीच में लाइन डाल दीजिए, अंतर आ जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। तो हमने संभारिक में क्या जाना कि संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। देखिए आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं 40 40 40, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। तो इसमें लक्षण क्या निकल के आया कि द्रव्यमान संख्याएं समान होंगी। कैसी होंगी, समान। परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, भिन्न होंगे। परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, भिन्न होंगे। और ये संभारिक किनके होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। किनके होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के होते हैं। तीन बातें ये समझ में आई। इससे इसकी परिभाषा बन जाती है, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। अब देखिए प्रोटॉन डिफरेंट है, यानी प्रोटॉन भिन्न भिन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी भिन्न भिन्न होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न बनेगा। न्यूट्रॉन की संख्या पे अगर हम जाएं तो यहां पे न्यूट्रॉन होंगे 40 में से 18 गए 22, यहां न्यूट्रॉन होंगे 40 में से 19 जाएंगे 21, और यहां न्यूट्रॉन होंगे 20। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है और आवर्त सारणी में इनका स्थान भी भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार समस्थानिक और संभारिक में आप अंतर भी कर सकेंगे और समस्थानिक संभारिक के आप उदाहरण भी दे सकेंगे। तो इस प्रकार परमाणु संरचना के व्याख्यान 2 में हमने रदरफोर्ड के अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, तत्वों का निरूपण, समस्थानिक एवं संभारिकों का अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा है वे आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। दीक्षा ऐप की सहायता से आप परमाणु संरचना अध्याय का अध्ययन करें तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को पुनः बार बार देखें, जिससे यह व्याख्यान आपकी समझ में और अच्छे से आए और परमाणु संरचना की आपको स्पष्ट जानकारी हो सके। आज के इस व्याख्यान के आधार पर आपको कुछ अभ्यास प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर करें और अपना परीक्षा के लिए तैयारी करें। देखिए ये प्रश्न कैसे हैं कि निम्नलिखित नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं ज्ञात करें। यह है, इसमें से हमने 11 यानी 23 के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल के बताए थे। उसी प्रकार आपको नाभिक में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात करने हैं, एन और पी। आप कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको बताइए, एन बराबर ए माइनस पी होता है और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इन चारों नाभिकों में, इन चारों तत्वों के परमाणुओं के नाभिकों में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे। दूसरा प्रश्न है समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर कीजिए। आपको समस्थानिक संभारिक की परिभाषा, उदाहरण और विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके आधार पर आप इसका अंतर लिखेंगे। हम आशा करते हैं आप परमाणु संरचना के इस व्याख्यान से बहुत कुछ सीखे होंगे और कुछ आप अपने स्वयं की मेहनत करके अपने ज्ञान को और वर्धित करेंगे। इसी आशा के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को बहुत आशीष, धन्यवाद।